नमस्कार दोस्तों, जयश्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, निकिल आयरन सेल। ठीक है, इसमें हमने पिछला वीडियो में देखा था कि जो सेकेंडरी सेल का पहला टाइप था जिसमें हम लेड एसिड पढ़ा था, तो लेड एसिड सेल ने हमने कंप्लीट कर लिया। उसके जो दोस्त थे उसको भी कंप्लीट कर लिया, उसके जो प्रकार थे उसमें सारे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज हम दूसरे टाइप लेके आ रहे हैं इसका, यानी कि निकिल आयरन सेल। ठीक है दोस्तों, तो देखो निकिल आयरन सेल होता क्या है कि जो हमारे पास जो चित्र बना हुआ है, इस निकिल आयरन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो निकिल आयरन को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी जो संरचना वगैरह है कैसी नहीं है, उसको हम करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में लेड एसिड सेल पढ़ा था, तो लेड एसिड सेल क्या होता है, एक बड़े आकार का सेल होता है। ठीक है, जो बड़े आकार की जो बैटरियाँ होती है, जैसे ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह में उनमें बैटरी रखी जाती थी। तो जैसे निकिल आयरन सेल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये निकिल आयरन का सेल का ही क्या लेड एसिड सेल का छोटा रूप है। ठीक है, तो ये छोटा रूप होने से ही इस सेल का जो नाम, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि निकिल आयरन सेल को हम और दूसरे नाम से किस नाम से जाने जाता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्षारीय सेल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षारीय सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय वो हो गया एल्किनो सेल भी हो गया। ठीक है, तो क्षारीय सेल, एल्किनो और क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये निकिल आयरन सेल दो नाम आ गए, क्षारीय और एल्किनो सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके नाम की हम बात करें तो। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं तो इसका जो पात्र होता है, उन पात्र किसका बना हुआ होता है, ये पात्र पूरा का पूरा किसका बना होता है, स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, किसका बना हुआ होता है, ये पात्र की मैं बात करूं तो पात्र किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है। और आपको क्या दिख रहा है इसमें कि एनोड और कैथोड भी बना हुआ है और इसका सेपरेटर भी लगा हुआ है। इसके अंदर जो कठोर स्टील का जो कंटेनर होता है वो भी है, पिन इंसुलेटर भी है, और जो एनोड और कैथोड किसकी बनी हुई होती है वो भी इसके अंदर नोट की हुई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट के हम बात ये करते हैं कि ये पात्र हो गए हमारे पास। और इलेक्ट्रोडों की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड का और दूसरा होता है कैथोड का। तो एनोड अगर बात करें, एनोड हमारे पास यानी कि धनात्मक बात करें, धनात्मक होता है हमारे पास यानी कि प्लस। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ होता है, NiOH2। ठीक है, निकिल हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास है कैथोड यानी कि ऋणात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो आप बैटरी में देखा होगा कि एक प्लस का चिन्ह होता है और एक माइनस का होता है। तो इसी प्रकार से ये जो निकिल आयरन सेल है वो दोनों यानी कि एनोड और कैथोड दोनों किसकी बनी होती है, अलग अलग बनी हुई होती है। ठीक है, और उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो एनोड और कैथोड वो भी दोनों अलग अलग पदार्थ से बनी हुई थी। तो ये हमारे पास अगर कैथोड की अगर ऋणात्मक की मैं बात करूं तो हमारे पास किसकी होगी, FeOH2। ठीक है, तो यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड की बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसके हम इलेक्ट्रोड की बात करें। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोड का हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर कौन सा भरा हुआ होता है, एक तो हमारे पास KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है, एक होता है हमारे पास LiOH यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि निकिल आयरन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो कौन सा होता है, कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की हो गई। और इलेक्ट्रोड की बात करें, ठीक है, तो ये तो हमारे पास कंप्लीट यहाँ तक। और जो इसके अंदर, जो इस सेल के अंदर या इस बैटरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेपरेटर लगा हुआ होता है।
सेपरेटर। अब आपको पता है कि सेपरेटर होता क्या है कि ये जो प्लेट का जो प्लेटें बनी हुई होती है इस सेल के अंदर, उन प्लेटों को क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सेपरेटर क्या होता है, वो भी क्या करता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से ही क्या करता है, प्लेटों को बचाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या है, देखो आपको पता होगा कि जो हमारे पास निकल आयरन सेल या क्षारीय सेल की मैं बात करूं तो इसके अंदर जब इस बैटरी को चार्ज करते हैं, इस सेल को चार्ज करते हैं, तो इसके अंदर कोई गैस नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर चार्जिंग के समय कोई गैस नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने जब इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि बैटरी के अंदर क्या होता है, चार्ज करते समय कोई गैस बाहर नहीं निकलती है। इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस नहीं निकलती है। तो जैसे हमारे पास जो पिछला वीडियो में था लेड एसिड सेल के अंदर, तो लेड एसिड सेल के अंदर क्या था कि वहाँ पे उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करते समय उसके जो गैस के जो बुलबुले थे वो बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो गैस बाहर निकलते हैं वो किसके थे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। तो इसमें कोई गैस बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेपरेटर भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, और इलेक्ट्रोड बने हुए होते हैं। ये पात्र है स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी क्षारीय सेल और एल्किनो सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर मैं इसकी एम्पियर घंटे की बात करूं, ठीक है, या इसकी दक्षता की बात करूं, ठीक है, जो हमारे पास निकल आयरन सेल है उसकी दक्षता की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 75 से 80% ठीक है, 75 से 80% AH होती है, यानी कि एम्पियर घंटे में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी ये तो एम्पियर घंटे की दक्षता थी, तो मैं यहाँ एम्पियर घंटे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एम्पियर दक्षता की अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80% होती है, और WH यानी कि दक्षता यानी कि वाट घंटे दक्षता की अगर मैं बात करूँ तो वाट घंटे दक्षता की कितनी होती है, इसकी 60% होती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निकल आयरन सेल की जो एम्पियर दक्षता है कितनी होती है, 75 से 80%, और वाट घंटे दक्षता की अगर बात करता है तो वाट घंटे दक्षता कितनी होती है, यहाँ पे 60% होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दक्षता की होगी। तो एक यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना ये चीज़ आप, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर जो घंटा होता है, एम्पियर दक्षता होती है, दक्षता हमेशा वाट घंटे से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होगे आप कि यहाँ पे AH दक्षता 75 से 80% है और वाट घंटे दक्षता 60% है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AH की दक्षता ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, WH की, यानी कि वाट घंटे की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे पास किसके हो गए, इसकी निकल आयरन सेल की जो स्ट्रक्चर था, संरचना थी, इसके पूरे हमने डिटेल से इसको पढ़ लिया। तो जैसे आप क्या करते हैं, इस बैटरी को या सेल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और चार्ज करोगे तो चार्ज करने से पहले आप इसकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उस रासायनिक क्रियाओं को क्या करेंगे, आप डिटेल से उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको एक बार आप दोबारा से देख लो, इसको थोड़ा समझ में और आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निकल आयरन सेल का दूसरा नाम क्या है। आप कह सकते हो कि क्षारीय सेल भी बोल सकते हैं इसको, एल्किनो सेल भी इसको बोल सकते हैं। और इसका इलेक्ट्रोड और इसका जो पात्र होता है वो पात्र किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि स्टील का आलेपित बात करें, आलेपित, ठीक है, आलेपित स्टील का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जो निकल हाइड्रोक्साइड का और कैथोड या ऋणात्मक किसका होता है, आयरन यानी कि लोहा हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो और सेपरेटर क्या काम करता है, यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट से, प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, और चार्जिंग के समय इसके अंदर कोई गैस बाहर नहीं निकलती है।
और इसकी जो एम्पियर दक्षता की अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है, 75 से 80% होती है। और WH दक्षता की बात करूं यानी वाट घंटे की दक्षता की बात करें तो इसकी कितनी होती है, 60% होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे और बात करता हूं इसी में, तो जैसे क्या होता है कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करता हूं। ठीक है गाइज, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है इसका। कैसा होता है इसका, अधिक होता है। अब क्यों होता है अधिक, क्योंकि यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां पे इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। और टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा ये भी चीज अपन नोट इसके अंदर कर लेते हैं। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक गाइज, तो आप ध्यान रखना कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां पे इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, कम होता है। इसी वजह से अगर क्वेश्चन बन सकता है कि निकिल आयरन सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक गाइज, तो ये हमारे पास किसका होगा, निकिल आयरन सेल के बारे में हमने डिटेल्स इसको देख लिया। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी सेल की क्या करेंगे, हम इसकी जो चार्ज करेंगे सेल को, तो चार्ज करेंगे तो चार्ज करते समय उस बैटरी की क्या होगी, वहां पे उस बैटरी की क्या होगा कि चार्ज कि जो उसके आयन है, ठीक है, जो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी चार्जिंग विधियां, या सॉरी चार्जिंग के समय जब इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो इसकी जो रासायनिक क्रियाओं की बात करता हूं। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया, ठीक है, तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूं, चार्जिंग के समय रासायनिक क्रिया की बात कर रहा हूं यहां पे, रासायनिक क्रिया। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया की बात करें तो रासायनिक क्रिया कहते हैं जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। तो वो संपन्न किस पे होती है, एनोड और कैथोड पे होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो चार्जिंग के समय अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्जिंग लिख देता हूं, चार्जिंग की अवस्था में। ठीक है, तो ये चार्जिंग अवस्था में होता है। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, KOH था। अभी KOH इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर मैं कोई क्रिया करवाता हूं, समझ रहे मेरी बात को, कि जैसे इस बैटरी को मैं चार्ज करूंगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो आयन कौन कौन से हो जाते हैं, K+ और OH, हमारे पास हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है। तो अपने दो आयनों में क्या हुआ, यहाँ पे बट गया। तो बटने के बाद में क्या होता है कि एनोड पे जो क्रियाएं होती हैं, एनोड पे क्या होती है कि एनोड पे जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, तो उस एनोड और कैथोड की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको थोड़ा सा और देख लेना। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक है गाइज, तो हम रासायनिक क्रिया की बात कर रहे थे। यहाँ पे चार्जिंग अवस्था में क्या होता है, पोटेशियम को हमने दो आयनों में डिवाइड कर दिया, K+ यानी कि धनात्मक, और OH हमारे पास ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हम एनोड की अगर बात करते हैं तो एनोड पे क्या होता है कि जो एनोड की जो क्रियाएं संपन्न की जाती है, चार्जिंग की अवस्था की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो चार्जिंग की अवस्था में जो एनोड पे जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है। जैसे मान लिया कि हमने NiOH2, ठीक है, +2OH यानी कि ऋणात्मक हमने लिया, ये धनात्मक हो गया, ये हमारे पास ऋणात्मक हो गया। तो इसके साथ जो क्रियाएं की जा रही हैं तो NiOH4 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इससे रासायनिक क्रिया किससे करवा रहा था, यहाँ पे निकिल हाइड्रेट से करवा रहा था। तो और किसके साथ करवा रहा था, हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहा था। ठीक है, तो अब ये इन दोनों को क्रिया कराने के बाद में जो चीज हमारे को मिलता है, चार्जिंग की अवस्था में जो चार्ज करते हैं उस टाइम हमारे को मिलता है, करवाते तो इससे हैं दोनों से, तो लेकिन ये इन दोनों को मिला के एक रासायनिक क्रिया बन जाती है। तो चार्जिंग की अवस्था में तो बनती क्या है यहाँ पे, NiOH4, यानी कि हम कह सकते हैं इसको निकिल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका हो गया, एनोड का हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना
कि दोबारा देख लो इसको कि NiOH2 प्लस 2OH के साथ अगर कोई क्रिया की जाती है तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है कि NiOH4 निकल के आता है। तो निकिल हाइड्रेट, ये तो हमारे पास क्या था, निकिल हाइड्रेट। निकिल हाइड्रेट को हम मिला के इसको चार्ज करने के बाद इसको विद्युत धारा सप्लाई देते हैं। तो चार्ज विद्युत धारा सप्लाई देने के बाद में वो चार्ज होने के बाद में हमारे पास ये निकल के आता है। तो वो निकल के क्या आता है, निकिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कैथोड की अगर बात करता हूं तो कैथोड पे जो क्रियाएं की जाती हैं तो FeOH2 प्लस 2K पॉजिटिव, इन दोनों को मिला के हमारे पास ये चीज निकल के आता है Fe प्लस 2KOH, यानी कि हम इसको कह सकते हैं लोहा यानी कि आयरन हाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आयरन हाइड्रेट यानी कि लोहा हाइड्रेट। आयरन हाइड्रेट को मिलाकर उसको चार्ज करने के बाद में क्या बनता है यहाँ पे कि लोहा यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नोट डाल के एक चीज आप लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, इसमें नोट डाल के लिखो कि हम कह सकते हैं कि चार्जिंग की अवस्था में एनोड की छड़, चार्जिंग की अवस्था में एनोड किसकी बन जाती है, यहाँ पे निकिल हाइड्रोक्साइड की बन जाती है। ठीक है, किसकी बन जाती है यहाँ पे, निकिल यानी कि NiOH4 की बन जाती है। देखो यहाँ पे बनी थी ना, तो यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन आ सकता है कि निकिल आयरन सेल के अंदर जब चार्जिंग की जाती है तो चार्जिंग के समय एनोड छड़ किसकी बनी हुई होती है, तो हम कह सकते हैं कि NiOH4 की बनी हुई होती है। और कैथोड की छड़ किसकी बनी होती है, कैथोड की छड़। अब देखो कैथोड की छड़ क्या है यहाँ पे, Fe2KOH की बनी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन हाइड्रोक्साइड की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एनोड और कैथोड किसकी बनी हुई होती है, आयरन हाइड्रोक्साइड की बनी हुई होती है और निकिल हाइड्रोक्साइड की एनोड की छड़ होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि निकिल आयरन सेल की रासायनिक क्रियाएं चार्जिंग की समय बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको डिस्चार्जिंग की अवस्था में बात करता हूँ। ठीक है, तो इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों क्लियर कर लेते हैं इसको। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये तो हमारे पास चार्जिंग अवस्था में थी। तो इस देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि यहाँ पे मैंने दिमाग में निकल गया था, याद आ गया। तो एल्किनो और क्षारीय सेल के अलावा एडिशन सेल भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़े छोटा सेल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको, जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वहीं से मैं आप इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो आप। ठीक है, तो अब मैं डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डिस्चार्जिंग की बात, डिस्चार्जिंग की अवस्था में। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग अवस्था में अगर बात करें तो इसका भी चार्जिंग अवस्था, डिस्चार्जिंग में जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड और कैथोड दोनों की बात करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो एनोड और कैथोड, तो देखो एक चीज ध्यान देना कि वो चीज क्रिया करवाएंगे यहाँ पे किसके साथ, KOH, K प्लस OH यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि एनोड पे कौन सी क्रियाएं होगी और कैथोड पे कौन सी होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके। ठीक है, तो अब डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग में जो क्रियाएं होती हैं KOH और KH को जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको दो आयनों में डिवाइड कर दिया, K प्लस OH को माइनस माना गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब एनोड और कैथोड की बात करता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे हाँ थोड़ी सी गलती होगी, इसको यहाँ पे ये देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एनोड जो कैथोड की छड़ है हमेशा ध्यान रखना Fe की यानी कि आयरन की बनी होती है। ठीक है, आयरन की होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहाँ पे केवल इसका ही क्या बना है यहाँ पे। ठीक है, क्या बना है यहाँ पे, आयरन की हमारे पास कैथोड की छड़ होगी, लेकिन ये हमारे पास
एनोड की छड़ है निकिल हाइड्रोक्साइड की बनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्चार्ज में। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में एनोड की छड़ के ऊपर जो क्रियाएं होती है, ठीक है, तो NiOH4 को किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, 2K के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास NiOH यानी कि निकल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम पोटेशियम को अगर मिलाते हैं तो जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है कि NiOH2 प्लस 2KOH। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निकिल हाइड्रेट, ये तो क्या हुआ यहाँ पे निकिल हाइड्रेट। ठीक है, निकिल हाइड्रेट, और ये क्या हो गया हमारे पास निकिल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर पोटेशियम को मिलाया जाता है तो हमारे पास जो निकल के आता है क्या कि निकिल हाइड्रेट बनती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड हमारे पास आयरन प्लस हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं करवाता हूं क्रिया तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि FeOH बन के आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निकिल हाइड्रेट, निकिल हाइड्रेट की बनी हुई होती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर नोट डाल के इसी में भी हम नोट कर सकते हैं कि डिस्चार्जिंग की अवस्था में एनोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है, निकिल हाइड्रेट की बनी हुई होती है, यानी कि NiOH2 की बनी हुई होती है। और जो कैथोड की जो छड़ होती है, कैथोड की जो छड़ होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, सॉरी, ये जो हमारे पास निकिल हाइड्रेट नहीं है, आयरन हाइड्रेट होगा। ठीक है, आयरन हाइड्रेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कैथोड की जो छड़ है वो हमेशा किसकी होगी, आयरन की होगी, Fe की। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि एनोड और जो कैथोड जो क्रियाएं होती हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था में, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या था, निकिल आयरन सेल का टॉपिक था। जो चीज़ हमने सारी चीज़ कवर कर ली है, और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके या इसको पुश करके बंद करके इसको दोबारा से इसको देख लिया करो। ठीक है, तो अगर जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, वो तो ताकि पिछले वीडियो में जो चीज़ समझाई गई थी वो चीज़ इसमें कुछ थोड़ा बहुत आई है, तो इस वजह से पिछला वीडियो आप देखोगे तो अपने प्ले लिस्ट में जाके अपने इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के अंदर उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू से लेके देखोगे तो एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझो कि केवल ITI की क्लासेस चल रही है लॉकडाउन के अंदर, तो ये ITI की नहीं है, स्पेशल ज़रूरी नहीं है कि ITI की लेके चल रहे हैं। तो इसमें हर कंपटीशन की भी बात करें तो कंपटीशन में ये चीज़ चलती है। ठीक है ना, तो आप चाहे टेक्निकल हेल्पर की बात करो, चाहे UPPCL की बात करो, चाहे DMRC की बात करो, ठीक है, तो हर चीज़ में आपको यही चीज़ मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि उस चीज़ DMRC का जो बैच चल रहा है तो DMRC में अलग से कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे है कि लॉकडाउन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन में क्लासेस चलाने का मतलब ये है कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है वो ताकि बने रहे, ताकि 3-4 महीने का जो लॉकडाउन लगा है उसके अंदर बच्चे कोई किताब उठा के नहीं देखा, तो इस वजह से हमने एक लॉकडाउन क्लासेज स्टार्ट की है, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स हमारी जो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है फिक्स 9:30 बजे लाइव चलती है। ठीक है, उसके बाद में 10:15 बजे हमारी मैथ की आती है और 11 बजे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेज आती है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अब देखते हैं कि ये दूसरा जो सेल था हमारे पास निकिल आयरन सेल था। ठीक है, तो इसी प्रकार जो तीसरा सेल हम लेके चल रहे हैं, जो तीसरा सेल हम लेके चल रहे हैं, और तीसरा सेल हमारे पास कौन सा होगा, तीसरा सेल होगा हमारे पास निकिल आयरन की जगह निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम निकिल कैडमियम सेल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि निकिल कैडमियम सेल और निकिल आयरन सेल की जो संरचनाएं होती हैं वो दोनों की एक समान होती हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो जो अंतर होगा वो अंतर मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है,
तो निकिल कैडमियम सेल की मैं बात करूं तो वो चीज़ यहाँ पे जो सेल बना हुआ है उसी टाइप का जो सेल होता है, लेकिन उसकी जो एनोड और जो कैथोड की जो छड़ होती है वो अलग होती है। वो अलग ही कौन सी होती है, केवल ओनली कैथोड की छड़ होती है, यानी कि ऋणात्मक की जो छड़ होती है वो अलग होती है। और उसकी जो रासायनिक क्रियाएं और विद्युत वाहक बल की अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम होता है, ठीक है। और उसकी जो दक्षता की बात करें तो दक्षता भी उसकी क्या होती है, सेम होती है। और उसकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो भी थोड़ी सी, बस केवल ऋणात्मक की जो कैथोड की जो छड़ है उसकी अलग होगी, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि निकिल आयरन सेल भी, या सॉरी निकिल कैडमियम सेल भी निकिल आयरन के समान ही होता है, लेकिन इसकी जो एनोड की जो छड़ होती है, एनोड की छड़ तो किसकी बनी हुई होती है। अभी हमने जो निकिल आयरन सेल की जो एनोड की छड़ किसकी थी, निकिल हाइड्रोक्साइड की, ठीक नहीं, थोड़ी देर पहले निकिल OH2, ठीक है। और जो कैथोड की जो छड़ होती है, कैथोड की जो छड़ होगी वो कौन सी होगी, निकिल कैडमियम की होगी। ध्यान रखना किसकी होगी, निकिल कैडमियम की, कैडमियम, ठीक है। केवल कैथोड की जो छड़ है वो निकिल कैडमियम की होगी, बाकी जो एनोड की छड़ है वो हमारे पास निकिल हाइड्रोक्साइड की ही बनी होगी, ठीक है। तो ये चीज दोनों में केवल ये अंतर आया यहाँ पे, नहीं तो बाकी जो सेम कॉपी है वो हमारे पास जो निकिल आयरन सेल का हो, चाहे निकिल कैडमियम का हो, चाहे विद्युत वाहक बल की बात करो, चाहे मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, ठीक है, तो उन दोनों में क्या होगा, सेम होगी। लेकिन जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है। वो इसकी जो कैथोड की छड़ है वो किसकी बनी हुई होती है, निकिल कैडमियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और जो रासायनिक क्रिया भी सेम टू सेम होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेकेंडरी सेल का जो टाइप था, 3 प्रकार थे, लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल, तीनों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब तीनों कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो बैटरी चार्जिंग की अवस्था या चार्जिंग की विधियों की बात करता हूँ, ठीक है। तो चार्जिंग की विधियों की बात करता हूँ, ठीक है। अब इन दो जो हमारे पास लेड एसिड सेल था और निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल, ठीक है, तो इन सेलों को हम क्या कर लेते हैं, चार्ज करते हैं। तो विधियाएं होती हैं, 4 विधियाएं होती हैं दोस्तों। वो 4 विधियों को हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग की विधियां, तो चार्जिंग की जो विधियाएं होती हैं तो निम्न प्रकार से, यानी मैं इसको कहता हूं 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, जिसमें है पहली विधियों की अगर मैं बात करूं तो बूस्टर विधि, बूस्टर चार्जिंग विधि, बूस्टर चार्जिंग विधि, ठीक है गाइज। चाहे सेल को, बैटरी कोई सी भी हो, चाहे सेल हो, तो जैसे उसको डिस्चार्ज होने के बाद में उसको चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो पुनः आवेशित किया जाता है, तो उसको चार्ज करने की जो विधियाएं होती हैं 4 प्रकार से होती है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं पहले, ठीक है। बूस्टर चार्जिंग विधि और स्थिर धारा विधि, ठीक है। तीसरा है स्थिर वोल्टेज विधि और चौथा है हमारे पास ट्रिकल चार्जिंग, क्योंकि हमने ट्रिकल चार्जिंग को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ट्रिकल चार्जिंग विधि, ठीक है। अब इन चारों विधियों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। तो चारों विधियों को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बूस्टर चार्जिंग विधि क्या होती है। कि बूस्टर चार्जिंग को क्या करते हैं कि अधिकतम करंट पर, कोई भी बैटरी हो, उस बैटरी को अधिक करंट देकर कम समय में, ध्यान से सुनना इसको, कि अधिक करंट यानी कि अधिकतम धारा प्रदान करने के बाद उसको कम समय में उसको क्या किया जाए, चार्ज किया जाता है, ठीक है गाइज। कम समय में इसको चार्ज किया जाए अधिक धारा देकर, ठीक है गाइज। बूस्टर चार्जिंग विधि क्या होती है कि अधिकतम, किसी भी बैटरी को अधिकतम धारा देकर उसको कम समय में उसको चार्ज किया जाता है, वो बूस्टर चार्जिंग विधि कहलाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अधिकतम धारा प्रदान करके कम समय में
कम समय में चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे? बूस्टर चार्जिंग विधि कहलाती है। ध्यान से समझना इसको कि कोई भी चीज़ हमारे पास है, बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूँ तो बैटरी को अधिक करंट देकर, ठीक है, अधिक करंट देकर कम समय में उसको क्या कर रहा हूँ? उसको चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम धारा प्रदान करने पर कम समय में चार्ज किया जा रहा है तो वो कौन सी विधि होती है? बूस्टर चार्जिंग विधि कहलाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? कि स्थिर धारा विधि की। तो स्थिर धारा विधि क्या होती है? स्थिर यानी कि करंट को स्थिर रखते हुए, समझने मेरी बात को, कि स्थिर धारा का मतलब क्या है? कि धारा को कम करके, यानी कि धारा को स्थिर रख के बैटरी को चार्ज किया जाता है, वो स्थिर धारा विधि कहलाती है। तो आपको पता है कि स्थिर करंट को स्थिर कौन से समूह में या कॉम्बिनेशन में रखा जाता है? कौन से में? श्रेणी क्रम में। तो मैं कह सकता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा को स्थिर रखकर, ठीक है, धारा को स्थिर रखकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो स्थिर धारा विधि कहलाती है, ठीक है। और जैसे स्थिर वोल्टेज विधि की मैं बात करूं तो वोल्टेज को स्थिर रखना, तो मैं इसको लिख देता हूं आपको। स्थिर धारा बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा को नियंत्रित, यानी कि धारा को स्थिर रखकर वोल्टेज के मान का मान ऐसे लिख लो, वोल्टेज का मान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे करंट का मान अगर मैं स्थिर रख देता हूँ तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो ओम के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे I बराबर V/R होता है ना। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो स्थिर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम ओम के नियम के अनुसार इसको कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, जैसे एक सेल का मान अगर मान के चलो 1.5 वोल्ट है, ठीक है, तो दूसरा सेल भी हमारे पास 1.5 वोल्ट है, तो वोल्टेज का मान कितना हुआ? यानी कि 1.5 कितना होगा? 3 वोल्ट हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान तो क्या हुआ है? बढ़ा है। किस क्रम में बढ़ा है? श्रेणी क्रम में बढ़ा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान बढ़ा है तो करंट का मान क्या हो जाता है? स्थिर हो गया, ठीक है। इस वजह से हम इसको श्रेणी कॉम्बिनेशन के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्थिर वोल्टेज विधि की, तो यहाँ पे बैटरी को समांतर क्रम में जोड़कर वोल्टेज का मान स्थिर करके धारा के मान को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे हमारे पास समांतर क्रम की बात करूँ, समांतर क्रम में क्या होता है? इस प्रकार से समांतर क्रम होता है। तो जैसे हमने 2 सेल समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, तो ये इस वोल्टेज का मान तो दोनों में क्या होगा? समान होगा। जैसे 1.5 वोल्ट है तो यहाँ पे दोनों में धारा अलग अलग होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो दोनों में धारा अलग अलग होगी तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान के चलो 1 एम्पियर इसमें है और 1 एम्पियर इसमें है, ठीक है, तो दोनों की एम्पियर होगी क्या? 1 + 1 हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिर वोल्टेज विधि की बात करें तो वोल्टेज को बैटरी को समांतर क्रम में जोड़कर वोल्टेज के मान में क्या कर सकते हैं? वोल्टेज के मान को स्थिर करके धारा के मान में क्या कर सकते हैं? बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी विधि हो जाएगी यहाँ पे? स्थिर वोल्टेज विधि। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जिसका नाम आ रहा है उसी को स्थिर करके दूसरे मान में बढ़ा देना, दूसरे के मान को बढ़ा देना। इसी प्रकार से स्थिर धारा विधि है तो इसमें धारा के मान में स्थिर कर दिया और वोल्टेज बढ़ गया। बात वही है। यहाँ पे बूस्टर था तो यहाँ पे अधिक धारा दे रहे हैं, वो कम समय में चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारे पास बूस्टर चार्ज, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ ट्रिकल चार्जिंग की। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है कि ट्रिकल चार्जिंग ये होता है कि कोई भी बैटरी लंबे समय से अगर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और लंबे समय से यूज़ नहीं करने का मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ठोस द्रव में बदल जाता है, ठीक है। तो उसको चार्ज यानी कि बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो डिस्चार्ज होने के बाद में उस बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैटरी बिल्कुल डिस हो गई और उसको बूस्टर चार्जर की विधि से हम उसको चार्ज करेंगे, नहीं। तो बैटरी जो डिस थी वो बैटरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। इस वजह से हम उस ट्रिकल चार्जिंग विधि का प्रयोग किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रिकल चार्जिंग को लंबे समय से रखी बैटरी, लंबे समय से रखी है, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूं कि 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक, ठीक है। 1 सप्ताह से अधिक अगर उस बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं, रखी बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो बैटरी डिस यानी कि निरावेशित हो जाती है, बैटरी निरावेशित हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है गाइज। तो ये थी हमारे पास चार्जिंग विधियाएं, ठीक है। तो चार्जिंग विधियाएं हमारे पास 4 प्रकार की होगी। तो चार्जिंग विधियाएं बूस्टर चार्जिंग, स्थिर धारा और स्थिर वोल्टेज विधि और ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। तो ट्रिकल चार्जिंग हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था और दोबारा से इसको देख लिया हमने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर उतार लेना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिख दो कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो कल शुरू कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक आप करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेट होंगे तो आपको कुछ और नया सीखने को देंगे, ठीक है गाइज। तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले, और सब्सक्राइबर के करने के बाद में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जो भी हमारी तरफ से कोई नोटिफिकेशन होगी उस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है गाइज। धन्यवाद।